एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, समझाइए। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। एक समान विद्युत क्षेत्र E 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप वोल्ट अपॉन मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A इक्वल में माइनस का 4K कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। स्थिर विद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए तथा उत्पत्ति कीजिए। एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AGI कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस की जिनके आंसर्स हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर जो वीडियोस तैयार कर रहे हैं वो वीडियोस जो हैं वो 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के तैयार किया जा रहा है। ठीक है ना, केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं केवल उनको लेकर के ये वीडियो तैयार किया जा रहा है आपके लिए। और इसमें हम पूरा सिलेबस जो है हम आपको कराने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ही आपको हम जो है पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे पहले हम समझेंगे कि आवेश क्या है। आवेश जो होता है वो किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। आवेश जो होता है वो किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह जो है विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। जैसे कि आपके सामने ये छोटे छोटे टुकड़े, कागज के छोटे छोटे टुकड़े मैं रख रहा हूँ यहाँ पर। आपने बचपन में ऐसा ज़रूर किया होगा कि पेन को या पेंसिल को अपने सर में रफ करने के बाद में अपने बालों से आपने उसको रफ किया होगा। बाद में इन टुकड़ों को उठा करके दिखाया होगा और कहा होगा कि देखो ये जादू। ठीक है, वो जादू क्या है? वो जादू आज हमें पता चल गया है। वो जादू है आवेश। क्या है? आवेश। जैसे कि देखिए मैं आपके सामने करने वाला हूँ। जैसे कि मैं अपने पेन को जो है अपने बालों से रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, और रफ करने के बाद में जो है देखिए इनको मैं उठा करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए क्या ये उठ गए यहाँ पर। ठीक है ना, ये आसानी से उठा पा रहा है इनको पेन। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए क्या उठाए इसने? नहीं उठाए। ठीक है, तो ये जो गुण है पदार्थों का, ये कौन सा वाला गुण हो गया सर? ये हो गया यहाँ पर चुंबकीय गुण, यानी इनको खींच रहा है ये। ठीक है, अपनी तरफ। तो विद्युत और चुंबकीय गुण, दो तरीके के गुण जो है ये उत्पन्न करता है, उसी को हम कहते हैं आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश। आवेश जो उत्पन्न होता है वो आप याद रखेंगे, एक नोट पॉइंट। आवेश इलेक्ट्रॉन के
स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। इसीलिए इस पर प्रश्न बना है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि आवेश जो उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है, यानी कि ट्रांसफर से। जब कोई वस्तु को, अभी हमने इस पेन को जब रफ किया था तो हमने अपने सर में से इसको क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन्स दिए थे। ठीक है, जब इसके अंदर ये गुण आया आवेश वाला। ठीक है, तो आवेश के अंदर जो आवेश के गुण भी होते हैं, आवेश के ऊपर यानी किसी पदार्थ पर जो आवेश आता है वो आवेश को हम पहले तो हम क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इससे व्यक्त करते हैं। आवेश का एक गुण होता है क्वांटमीकरण, क्यू बराबर एन ई। किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होगा वो उस पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और इस पर जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अगर मान लीजिए इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो हम इसका डबल कर देते, 3 होते तो ट्रिपल कर देते, और 20 होते तो 20 का मल्टीप्लाई कर देते। ऐसी n अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश में। ठीक है, तो इसके सारे ये यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम यानी कि Q बराबर आपके लिए दिया गया है 1। ठीक है ना, एक कूलाम। और n आपसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि फिक्स है। इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपने को n का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकलेगा, E का वैल्यू अपन डिवाइड कर देंगे Q/E। Q अपने पास में कितना है 1 और E कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ से 1/16 वैल्यूज़ को अलग कर लिया हमने, और पॉइंट माइनस की पावर देगा। 19 ऑलरेडी है और एक पॉइंट यहाँ से माइनस का पावर देगा, तो ये माइनस का 20 पावर हो जाएगा। पावर को नीचे से जब ऊपर लेकर के जाएंगे अपन तो ये 20 पावर जो है ये प्लस की हो जाएंगी, नीचे 16 है। ठीक है, अब 20 पावर प्लस का होने का मतलब 20 0, अपन इससे ले लेंगे 2 0। ठीक है ना, और यहाँ रह जाएंगे 18 0। 16 का इसमें अपन डिवाइड कर देंगे, जिसका डिवाइड जाएगा इसमें कितने बार, 6.25 × 10⁻18। यानी कि एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2.6 × 10⁻18। ठीक है ना, इसमें 16 का अपन डिवाइड कर सकते हैं ना। ठीक है, 16 का डिवाइड करने के बाद में ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 2.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इस बात को समझाइए। क्या है इसमें कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो इस बात को आप कैसे समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हम समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये होती क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इनको वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो वो होती क्या है, वे काल्पनिक रेखाएं जो निरंतर वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, जो क्या करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा का प्रदर्शन करती हैं। जैसे कि कोई वायर है, उसके अंदर आपने करंट चलाया, ठीक है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है वो उसको बताएगा। जैसे अभी हमने रफ किया था पेन को, इन टुकड़ों को हमने उठाया था, तो उसमें क्या था
कि उसका वैद्युत क्षेत्र हमने काफ़ी दूरी से ही इनको ऐसे करके उठा लिया था, दूरी से ही। ठीक है, तो वहाँ से यानी कि ये उठ करके आ रहे हैं, तो वहाँ तक क्या थी, वैद्युत का क्षेत्र था, तभी तो ये आया उठ के, नहीं तो ये आता ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं उन्हें कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये सर काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि दिखती नहीं है, केवल इनकी कल्पना की जा सकती है। ठीक है, ये रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। ठीक है ना, यानी कि आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे मान लीजिए इस तरफ जा रही हैं। अगर हम ये पूछना चाहें कि जो ये पॉइंट है, कोई पॉइंट इसके ऊपर अपन ने ले लिया, ये इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस साइड होगी, तो इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, जिससे अपन को मालूम चल जाता है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। जैसे इस तरफ खींचे, अगर हम एक इसको लेकर के एक स्पर्श रेखा खींच दी हमने, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो प्लस के चार्ज से उत्पन्न होती हैं और माइनस चार्ज पर जा करके समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसका कारण ये है, मान लीजिए अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं ऐसे यहाँ पर इस बिंदु पर, अब इस बिंदु पर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा देखूँ तो इस पर स्पर्श रेखा खींचूंगा मैं, और इस पर भी स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं आ रही हैं, जो कि संभव नहीं हो सकता। एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः इसी कारण यह माना जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, समझ में आया बिल्कुल। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है लगने वाला बल, उस चीज़ को अब हमें इसमें बताना है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी आपके पास में जो है बिंदु आवेश है और विद्युत द्विध्रुव के कारण वो जो है उस पर जो बल लगता है वो डिपेंड किस पे करता है, उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है या फिर किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, जो कोई भी बिंदु आवेश होता है, दो आवेशों के बीच में बल लगता है, जिसे हम कूलाम का बल कहते हैं, कूलाम के नियम से बताते हैं, उसे हम विद्युत बल कहते हैं वैसे। ठीक है, उसे हम कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग हम जो है उसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, जो कि कितना होता है कूलाम के नियम के अनुसार, वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो आपने आवेश लेना है और एक लेना है विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है अभी बताते हैं। विद्युत द्विध्रुव में जो है समान और विपरीत आवेश एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। ठीक है, बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए होते हैं, इसी युग्म को कह देते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना, अब विद्युत द्विध्रुव ये है और एक कोई बिंदु आवेश है, इनके बीच में जो बल लगेगा वो किस पर निर्भर करेगा। मान लीजिए इनके बीच की दूरी है r, अगर ये विद्युत द्विध्रुव आपने ले लिया है तो इसका आवेश तो फिक्स होएगा। ठीक है,
और ये आवेश जिसके बीच में आप इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं ये भी फिक्स होगा। ठीक है, तो अगर हम इन सब वैल्यूज़ को कांस्टेंट मान लें, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है और ये दोनों अभी मैंने कांस्टेंट कर दिए, मान लीजिए कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट हटता है, सॉरी, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, जैसे कि यहाँ पर हम जब नियम पढ़ते थे, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे तो ये कांस्टेंट आता था। ठीक है, अब ये कांस्टेंट्स हट जाएंगे तो क्या काय का साइन आ सकता है, प्रोपोर्शनल का। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं एक बिंदु आवेश और वैद्युत द्विध्रुव के बीच लगने वाला जो बल होता है वो निर्भर किस पे करता है, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है उत्तर हो जाएगा इसका कि आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल आवेश तथा द्विध्रुव के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, ये इसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? अभी बताया था मैंने वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, के प्रश्न में लिख सकता है उसका उत्तर कि आवेशों का ऐसा युग्म जिसमें समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, या वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, देखिए इसका अगर आप उदाहरण लेना चाहें तो उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं HCl या NaCl, क्योंकि देखिए HCl जो होता है, अगर इसको हम जो है इसमें विद्युत प्रवाहित कर दें तो क्या होगा, H+ अलग हो जाता है और Cl-, यानी कि प्लस और माइनस दोनों के दोनों एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, इसी को बोलते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से दिखा दिया जाता है। यहाँ पर मान लीजिए -Q इस पर आवेश है, ये +Q है, इनके बीच की दूरी है 2L, बीच की दूरी क्या ले ली, 2L। अब एक बात आती है इसी में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो इसमें होता है कि वैद्युत द्विध्रुव पर स्थित आवेश, वैद्युत द्विध्रुव पर स्थित आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे P से व्यक्त करते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। ये होता है P बराबर, जैसे ये कि द्विध्रुव था,
इस पर आवेश है Q और इनके बीच की दूरी है 2L। दोनों का कर दीजिए गुणनफल, ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे P से हम व्यक्त करते हैं। मात्रक आप इसका लिखना चाहें तो आवेश का होता है कूलाम और दूरी का होता है मीटर। ठीक है, इसमें अगला जो प्रश्न है इसी में जुड़ा हुआ कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। स्थितिज ऊर्जा का हमें सूत्र जो है व्युत्पन्न करना है। ठीक है, इससे पहले जो है आपने पढ़ा होगा टॉर्क, आपने टाउ पढ़ा था। टाउ की वैल्यू जो निकालते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, बल युग्म आघूर्ण की। ठीक है ना, बल युग्म आघूर्ण की हम वैल्यू निकालते थे। बल युग्म आघूर्ण क्या आता था? टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये टॉर्क लगता है। जैसे कि देखिए ये रहा एक समान वैद्युत क्षेत्र और इसके अंदर मान लीजिए कोई एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव पर इस तरफ -Q और इस तरफ +Q। ठीक है, बीच की दूरी आप जानते ही हैं कितनी होती है, 2L। ठीक है, अब इसको घुमाने में, इसको अगर ऐसे पकड़ करके घुमाया जाए, एक बल इसको इस तरफ खींच रहा हो और एक बल इस तरफ खींच रहा हो, तो जाहिर सी बात है घूमने लगेगा। ठीक है, या तो इसको इस डायरेक्शन में घुमा लेंगे इस तरीके से, या फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ घुमाया जाए। ठीक है, तो उसके कारण जब हम घुमाएंगे तो घुमाने में सर काम तो करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को ही हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे उसको ही हम? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, मान लीजिए इसकी हमने शुरुआत की घुमाने की, वो शुरुआत हमने की θ1 से, और कहाँ तक हम इसे लेकर के गए? θ2 तक। मान लीजिए अपने इनिशियल पोजीशन से ये कितना घुमा दिया हमने? d θ इसका हमने विस्थापन कर दिया। तो देखिए हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य केवल अल्प दूरी, अल्प विस्थापित करने में थोड़ा सा d θ। तो कार्य बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। लेकिन यहाँ पर दो बल कार्य करेंगे इसको घुमाने के लिए। ठीक है, उन दो बलों को बोलेंगे हम बलाघूर्ण, और जो विस्थापन होगा इसमें जब ये घूमेगा तो एक कोण ही तो परफॉर्म करेगा। इस तरीके से कोण बनाते हुए चलेगा ये। जैसे कि पहले ये ऐसे रखा था इसी की पोजीशन में विद्युत क्षेत्र की में, अब इसको हमने इस तरीके से घुमा दिया इतना, तो इसने कुछ तो एंगल बनाया इसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो विस्थापित हुआ है वो कैसा हुआ है? कोणीय। तो यहाँ पर विस्थापन हुआ है कोणीय विस्थापन। बलागुण हमें मालूम है कितना लगता है? टाउ। ठीक है, और विस्थापित कितना किया हमने? d θ। तो यहाँ पर आ जाएगा d θ। कार्य भी कैसा होगा? थोड़ा सा हमने घुमाया है इसे। तो चलिए, अब टाउ का वैल्यू तो हमें मालूम है। टाउ का वैल्यू कितना है? PE साइन थीटा d θ। ये हो गया है अल्प कार्य। ठीक है, PE साइन थीटा d θ। टाउ के लिए जो है मैं बता दूंगा आपको, अभी टाउ भी निकाल करके दिखा दूंगा। टाउ का वैल्यू PE साइन थीटा कैसे आया। ठीक है, तो DW बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। लेकिन हमने इसको घुमाना कहाँ से कहाँ तक शुरू किया है? θ1 से लेकर के θ2 तक। ठीक है, तो अब कहेंगे हम कि θ1 से θ2 तक किया गया कुल कार्य। अब हम पूरा कार्य निकालना चाहते हैं, तो कार्य के लिए अब हम पूरा निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा, इसका समाकलन। तो इधर हो जाएगा PE साइन थीटा d θ, और कहाँ से कहाँ तक? ये लिमिट हो जाएंगे θ1 से θ2 तक। ठीक है, θ1 से θ2 तक। अब सर यहाँ पर
डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। और ये पी ई हो जाएगा बाहर, पी ई बाहर निकल आएगा। इंटीग्रल होगा केवल किसका, थीटा 1 से थीटा 2 तक साइन थीटा डी थीटा का। यानी जो थीटा के रेस्पेक्ट में जितने भी थीटा के एलिमेंट्स होंगे वो अंदर रह जाएंगे। अब आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि साइन थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस के कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक इसका लिमिट। माइनस को थोड़ी देर के लिए कर लिया बाहर, अब अंदर रह गया कॉस थीटा, लिमिट रह गई थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, ठीक है। अब लिमिट्स रखेंगे हम, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। तो माइनस का पी ई बाहर है, पहले अपर लिमिट रखते हैं, कॉस थीटा 2, थीटा जहाँ पर है वहाँ पर आ जाएगा थीटा 2, माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पर आ जाएगा थीटा 1। माइनस को अंदर कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा पी ई, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते ही माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। इतना यहाँ पर ये डब्लू का मान हो गया, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका यही आंसर है, क्योंकि कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा होती है। आप कह सकते हैं यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित यानी कि स्टोर रहता है। इसका ही जो स्टोरेज होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा, जैसे हम यू से प्रदर्शित कर देते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस हैं। अगर मान लीजिए इसे साम्य अवस्था से घुमाया जाए, कहाँ से, साम्य अवस्था से, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था से घुमाने में वह ऊर्जा कितनी होगी। साम्य अवस्था का मतलब है यानी कि शुरुआत जो हुई हो वो थीटा 1 जो है वो 0 से हुआ हो, और थीटा 2 इसको घुमाते हुए हम कहाँ तक ले गए हों, थीटा तक। थीटा तक का मतलब है कितने भी कोण तक लेकर के गए हों, 60, 90, 30, 180 तक, जैसे कि जैसे रखा था, और पूरा ही इसको घुमा करके ऐसे कर दिया जाए तो 180 घूम गया, ठीक है, 180 घुमा दिया। रखते हैं ज़रा इसके अंदर इसमें, तो देखिए अब यहाँ रखेंगे तो ये u बराबर आ जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 की जगह पर 0 माइनस कॉस थीटा 2 की जगह पर थीटा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और माइनस कॉस थीटा। ये साम्य अवस्था से घुमाने पर संचित ऊर्जा ये होगी थीटा कोण तक। जहाँ तक भी आप घुमाएं वहाँ तक आप ले जा सकते हैं, शुरुआत आपने की है साम्य अवस्था से। ये था इसका पूरा डेरिवेशन, ठीक है ना, जो है किसी भी, और कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि सर इसमें ऐसे बल लगा करके दिखाया आपने, अरे इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता था। वो हालांकि डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमने ऐसे करके घुमाया है इसको, ठीक है ना। भाई प्लस चार्ज की वजह से बल कहाँ लगता है, माइनस की वजह से कहाँ लगता है, उसके हिसाब से उसको घुमाया जाता है, ठीक है ना। वो कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि इसको घुमाने में किया गया जो ऊर्जा खर्च होगा वो ऊर्जा कितनी होगी, वो होगी पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और साम्य अवस्था से अगर घुमा रहे हैं तो यहाँ से थीटा 1 कुछ भी हो सकता था। अभी मान लीजिए अगर ये ऐसे ही रखा होता, मान लीजिए 30 एंगल बना करके रखा हुआ था होता अगर, तो थीटा 1 की जगह पर हम 30 रखते, और घुमा के इसको अपन ने 90 कर दिया, तो थीटा 2 हमने कितना तक घुमाया, बस 60 और घुमाया, ठीक है। 30 तो ऑलरेडी था वो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी लिखिए। देखिए फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। देखिए जैसे कि ये कोई एक पृष्ठ है सर,
ये कोई एक पृष्ठ है। अब इसमें से बल रेखाएं गुजर रही हों कुछ इस तरीके से, इस प्रकार। ठीक है, तो किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, अगर ये 100 गुजर रही हैं तो इसका फ्लक्स हो जाएगा 100। फ्लक्स कितना हो जाएगा इसका? 100 यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर परिभाषा दी जा सकती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बद्ध का मतलब होता है जुड़ा हुआ बद्ध फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन दिया जाए तो वो ये होता है फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, आप कहा जा सकता है, मान लिया अगर ये विद्युत क्षेत्र में अगर स्थित है तो ई विद्युत क्षेत्र हुआ और ए हो गया इसका जो है क्षेत्रफल सदिश। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, रही बात इसके मात्रक की, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको अपन ओपन करें तो डॉट कैसे खुलता है वेक्टर्स का? ई डी ए कॉस थीटा लेकर के खुलता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर एक और इसी में क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप वोल्ट अपॉन मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर माइनस के 4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए यही से इसका आंसर हो जाएगा। अपने को ई वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 4k कैप वोल्ट अपॉन मीटर। ऐसे ही अपने को एरिया वेक्टर दिया गया है माइनस के 4k कैप मीटर स्क्वायर। ये अब हमसे फ्लक्स पूछा जा रहा है तो हम लगा देंगे इसी फॉर्मूले को ई डॉट डी ए वाले को। ठीक है, चलिए सर ई कितना है हमारे पास में? ये है 2i प्लस के 3j कैप माइनस के 4k कैप और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे माइनस के 4k कैप के साथ। के वाले का के से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16 और के डॉट के हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 16 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका हो गया आंसर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए तथा उत्पत्ति भी कीजिए। देखिए गॉस ने भी जो है वो एक तरीके से फ्लक्स की ही परिभाषा दी थी, मगर किस प्रकार से दी थी वो जरा इसका हम देखेंगे। जो इनका कथन था यानी कि जो इनका स्टेटमेंट था वो क्या था? इन्होंने कहा था कि जैसे कि कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, इसमें अगर Q आवेश है, Q कितना भी आवेश हो सकता है, किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा या किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, यानी इससे जो फ्लक्स निकलने वाला फ्लक्स जो होगा इस पृष्ठ से, वो इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या? कि विद्युत क्षेत्र में
स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है कि सिद्ध कीजिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स उसके द्वारा घेरे गए पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल आवेश का ε0 गुना होता है। यानी कि परिभाषा को ही प्रश्न बना करके दे देता है। यानी कि उसमें गॉस का प्रमेय आपको सिद्ध करना होता है। क्या? गॉस का प्रमेय आपको सिद्ध करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है गॉस का प्रमेय जो है इसका स्टेटमेंट भी लिखा है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए तथा उत्पत्ति भी कीजिए। तो जो इसका स्टेटमेंट था वो क्या था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक, ये मस्ट है कि बंद होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए। यानी काल्पनिक तो है, बस कल्पना की जा सकती है, बट मस्ट ये है कि वो बंद होना चाहिए। ठीक है, किसी भी टाइप से बंद हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए अब हम प्रूव कर रहे हैं इसके लिए, ये बंद पृष्ठ है, इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, ये बिंदु O है, O पर आवेश Q है और r दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर P है और इस पर एक पृष्ठ हमने इस प्रकार से ले लिया है छोटा सा। ठीक है, जिसका कि जो है क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ और प्लस का ये आवेश है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की तरफ। ठीक है, दोनों दिशाएं बाहर की तरफ होंगी। ठीक है, दोनों के मध्य बना कोण, अब ये कोण कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए अगर इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा थीटा, अपने को नहीं पता है। ठीक है ना, तो अब हम कहेंगे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, वो होगा फाई बराबर E.dA। ये हम लोग पढ़ के आए हैं अभी। ठीक है ना, इतना ये फ्लक्स होगा। अब यहाँ पर जो है हमें मालूम है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो वो क्या ओपन होगा, EDA cos थीटा, cos के साथ में डॉट प्रोडक्ट खुलता है। E का जो वैल्यू है, कोई बिंदु आवेश है Q, अगर उससे R दूरी पर कोई बिंदु P लिया जाए और यहाँ पर इसके आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाला जाए तो वो होता है 1/4πε0 Q/r²। इतना होता है। ठीक है ना, यही होता है। तो यहाँ पर हम E का वैल्यू रख देंगे जो कि हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² और इनटू में ये है DA cos थीटा। फाई बराबर 1/4πε0 ये Q अलग से कर लिया और ये DA cos थीटा/r²। चूँकि सर घनकोण कहता है, घनकोण वो कहता है DA cos थीटा/r², जो इसकी वैल्यू है वो घनकोण के बराबर होती है। घनकोण को हम जो है डी ओमेगा, छोटा सा क्षेत्रफल है तो डी ओमेगा रख दिया हमने, ओमेगा साइन है थोड़ा सा आगे तक। और इसका अगर हम टोटल वैल्यू निकालें पूरे सरफेस के लिए तो वो होता है 4π। तो हम कह सकते हैं DA cos थीटा/r² का जो वैल्यू है वो क्या है, 4π। तो इस वैल्यू को यहाँ इतने की जगह पर पुट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा फाई इक्वल में 1/4πε0 इंटू Q और इस पूरे की जगह पर वैल्यू आ जाएगा ये 4π। 4π ने 4π को कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर बचा Q और नीचे ε0। यही स्टेटमेंट था गॉस का कि किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स
पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसके स्टेटमेंट का प्रूफ है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबा दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर दीजिए। देखिए, जो रैखिक आवेश घनत्व होता है वो होता है सर लैम्डा। लैम्डा को बोलते हैं हम रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, इसका वैल्यू अपने को दिया है 10 × 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर। तार से 2 सेंटीमीटर दूरी को यहाँ पर हम ले लेते हैं r, 2 सेमी है, और सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने -2 पावर का मल्टीप्लाई कर दिया। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दीजिए। तो जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है E = 1/4πε0 2 λ/r। ये इसका फॉर्मूला होता है। प्रूफ करेंगे अभी। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हम प्रूफ करेंगे इसके जस्ट बाद। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहीं पर हम प्रूफ कर देते हैं इसको। अभी जैसे मानिए ये एक समान तार है, ठीक है, जिसको हमने आवेश दे दिया Q, और जो कि एक समान रूप से वितरित इसके ऊपर हो गया। ठीक है, एक समान रूप से इस पर ये वितरित हो गया। इसी को बोलते हैं आवेश का कौन सा वितरण बोलते हैं? इसको रैखिक वितरण बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी एकांक लंबाई पर मान लीजिए Q आवेश आया है तो इसी को बोलते हैं हम रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। यदि रैखिक आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा। लैम्डा बराबर होता है Q/L। ठीक है, इसे बोलते हैं हम जो है रैखिक आवेश घनत्व। अब इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु है P, यहाँ पर। इस पर अपने को बताने है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए हम गॉस की प्रमेय से इसको प्रूव करते हैं। तो उसके लिए हमको एक बंद काल्पनिक पृष्ठ मानना होता है। तो बंद काल्पनिक पृष्ठ कुछ इस तरीके से बेलनाकार होगा किसी तार के चारों तरफ। ठीक है, तो इसमें कुल पृष्ठ अब कितने बने? एक पृष्ठ तो ये बन गया, तो जिसका कि जो वो होगा क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ होगा, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की तरफ होती है। इनके बीच में जो कोण बनेगा थीटा, वो क्या बनेगा? 0। यहाँ पर एक हमने पृष्ठ ले लिया जिसके कारण क्षेत्रफल सदिश तो बिल्कुल उसके लंबवत होता है। कोई भी पृष्ठ है, जैसे कि मेरा एक कागज है, इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसे होगा? बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इस पर खड़ा हुआ। ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। इसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। अगर ये इस तरीके से खड़ा होता, जैसे मेरा हाथ खड़ा है, तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से होता, लंबवत एकदम। ठीक है, अब ये विद्युत क्षेत्र तो अभी भी इधर ही रहेगा, बट इनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, एक पृष्ठ ये भी होगा, इस पर अब क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ, विद्युत क्षेत्र बाहर ही रहेगा इस तरफ। ठीक है ना, ये DA हो गया। इनके बीच का एंगल कितना परफॉर्म हो रहा है? 90। ठीक है, सभी पृष्ठों से अगर निकलने वाला अगर हम फ्लक्स निकालें तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि cos थीटा, अगर हम फ्लक्स की जो परिभाषा से अगर हम चलें, फ्लक्स की परिभाषा कहती है EDA cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ से फ्लक्स 0 हो जाएगा और यहाँ से भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो जो कुल फ्लक्स जो निकलेगा वो सिर्फ यहीं से निकलेगा, एक ही पृष्ठ से। ठीक है, जो कि होगा कितना? EDA cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, EDA। ठीक है, अब जरा हम E को बाहर कर दें, क्योंकि हमें ये तो ज्ञात ही करना है। और कुल फ्लक्स अगर हम निकालें तो वो कितना हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। क्षेत्रफल अब कौन सा लिया है? सिर्फ हमने इसके जो ये वक्र पृष्ठीय है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं क्योंकि ये बेलन है, और बेलन का होता है 2πr h यानी कि इसकी लंबाई। अब इसकी लंबाई क्या हो सकती है? L। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2πr L। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे हम 2πr L।
गॉस का प्रमेय क्या कहता है, चूंकि फाई बराबर वो कहता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो यहाँ पर फाई की जगह पर हम रख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन ई इंटू 2πr/L। पूरी वैल्यू को नीचे पहुंचा देंगे तो क्या आ जाएगा, ई बराबर ये आ जाएगा 1/2π/एप्सिलॉन। 2π को एप्सिलॉन के पास भेज दिया और क्यू के नीचे आ गए आर और एल, और क्यू अपॉन एल की तो वैल्यू होती है कितनी, लैम्डा, तो ई बराबर हो जाता है 1/2π/0 लैम्डा अपॉन आर। और 2 का अगर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी कर दें तो ये तो हो जाएगा 4π/0 और ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर। ये इसका फॉर्मूला यहाँ से आता है, देखिए यही फॉर्मूला है, ये रहा। इसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको 9 इंटू 10⁹ और इंटू में 2 इंटू लैम्डा की जो वैल्यू अपने पास में वो है 10 इंटू 10⁻⁻8। आर का वैल्यू है अपने पास में 2 इंटू 10⁻⁻2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 9 पावर्स का देखेंगे, ये प्लस पावर 1 है, 1 और 9 ये हो गए 10, और 2 पावर ऊपर जाएंगे तो ये भी माइनस वाले हैं, ये प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से माइनस हो जाएगा 8, तो 9 इंटू 10⁻12 में से माइनस करेंगे 8 को तो 4 आ जाएगा, ये ई का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये जो है इसका प्रूफ और ये एक क्वेश्चन इसी के साथ में। ठीक है, आगे देखते हैं कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए, अगर और भी कोई टॉपिक ऐसा रह जाता है जो टॉपिक आपको लगता है कि सर वो कराना चाहिए तो मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, जिसके लिए आप एक कमेंट हमारे लिए कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर। देखिए कोई चादर है सर इस तरीके से, ठीक है, और ये एक समान आवेशित है, समतल आवेशित, पूरे पर एक समान रूप से आवेश है। ठीक है, अब इसके कारण आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लीजिए जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा कि एक काल्पनिक पृष्ठ मानना होगा, काल्पनिक पृष्ठ अपने को मानना होगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वो काल्पनिक पृष्ठ हो गया जो कि इसके अंदर से निकलता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कितने पृष्ठ हो गए सर, एक पृष्ठ तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक इसका घुमावदार, ये पेन है आपके सामने, इसमें कुल कितने पृष्ठ हैं, एक ये हो गया घुमाव वाला जिसको आप वक्र पृष्ठ बोलते हैं, एक आपके लिए ये वाला हो गया अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और एक यहाँ वाला हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम आवेश को किसी भी पृष्ठ पर अगर फैलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं पृष्ठीय वितरण। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय वितरण, पृष्ठीय वितरण बोलते हैं। यदि इसका पृष्ठ घनत्व यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसे हम बोलते हैं उसका पृष्ठ घनत्व। यदि इसका पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, तब पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, पहली बात। ठीक है, इसमें कितने पृष्ठ होंगे, एक पृष्ठ तो ये होगा जिस पर अगर हम क्षेत्रफल सदिश निकालें तो बाहर की तरफ ही है, प्लस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ, यानी कि थीटा जो होगा दोनों के बीच में वो 0 होगा। ठीक है, अब ये वाला एक पृष्ठ हम ले लें तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, लेकिन विद्युत क्षेत्र फिर भी इधर ही होगा, यानी इनके बीच में जो एंगल परफॉर्म होगा वो कितना होगा, 90। ऐसे ही अब ये वाला पृष्ठ भी होगा एक, जिसके लिए हम बाहर की तरफ लेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के कारण बाहर होती है, एंगल कितना हो जाएगा थीटा, फिर से यहाँ पर 0। ठीक है, तो कुल जो फ्लक्स निकलेगा, कुल निर्गत फ्लक्स जो होगा वो दो ही पृष्ठों से निकलेगा, एक तो ये वाले से और एक ये वाले से। 90 वाले के लिए 0 होएगा। ठीक है, तो वो होगा एक बार EDA और प्लस फिर EDA। ठीक है, कंप्लीट निकालेंगे तो इंटीग्रेशन लगा करके लेना पड़ेगा,
तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल EDA। अब इस चादर का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है कंप्लीट। जो DA है वो क्या, अगर इसका इंटीग्रल हम कर रहे हैं तो ये क्या है, चादर का कुल क्षेत्रफल। अब इसका कुल क्षेत्रफल A होगा, हमें नहीं मालूम है, कुछ भी हो सकता है वो A, क्योंकि ये बेलन है नहीं, अब ये चादर है। ठीक है, तो चादर का क्षेत्रफल क्या हो सकता है A। फाई का जो मान होता है गॉस की प्रमेय से, क्योंकि ये होता है 1/ε0, यहाँ रख सकते हैं 1/ε0। ठीक है, इसकी जगह पर, फाई की जगह पर, तो ये हो जाएगा 2EA। इन दोनों को नीचे भेज दीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है हमें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। अगर इसको हम नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2ε और साथ में A। Q/A जो है सर, ये इसकी वैल्यू देखिए इक्वेशन फर्स्ट से सिग्मा है, इसकी जगह पर हम रख सकते हैं सर सिग्मा। तो E = σ/2ε0। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये होता है। ठीक है सर, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ये जो भी थे ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर से कर दें। यदि वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।